हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। 1914 में 1914 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि पहला विश्व युद्ध, पहला महायुद्ध शुरू हुआ था। इसमें यूरोप महादेश के कुछ देश दो खेमों में बंट करके आपस में लड़ रहे थे। दो खेमे कौन कौन से थे? एक खेमा का नाम था केंद्रीय शक्तियां और दूसरे खेमा का नाम था मित्र राष्ट्र। केंद्रीय शक्तियां, इस खेमा में 3 देश शामिल थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। दूसरा जो खेमा था मित्र राष्ट्र, इसमें शुरू में ये 3 देश शामिल थे, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, शुरू में ये 3 देश शामिल थे। बाद में इसमें 2 देश और शामिल हो गए। वो 2 देश कौन कौन थे? इटली और रोमानिया। ये बाद में इसमें शामिल हो गए। यानी कि मित्र राष्ट्र में 5 देश शामिल हो गए, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली और रोमानिया। इन्हें 2 गुटों के बीच, केंद्रीय शक्तियों और मित्र राष्ट्र, इनके बीच में यह युद्ध शुरू हुआ, पहला विश्व युद्ध। और युद्ध शुरू हुआ इन 2 खेमों के देशों के बीच में, 2 खेमों के बीच में। लेकिन इन दोनों ही खेमों में जो देश शामिल थे, जो राष्ट्र शामिल थे, वो उस समय बड़े साम्राज्यवादी देश थे। दुनिया के कई सारे देशों को इन्होंने अपना उपनिवेश बना रखा था। इनका साम्राज्य बहुत सारे जगहों तक फैला हुआ था और जो जो देश इनके उपनिवेश थे, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से वे भी इस युद्ध में शामिल हो गए। डायरेक्ट रूप से, डायरेक्टली तो ये शामिल हो ही गए युद्ध में। इधर से जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, और इधर से फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली और रोमानिया, ये डायरेक्टली शामिल हो गए। लेकिन इनके कई सारे उपनिवेश दुनिया भर के देशों में फैले हुए थे, तो वो सारे उपनिवेश भी इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो गए। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से पूरा का पूरा विश्व इस युद्ध में शामिल हो गया। और ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा था कि जब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों से पूरा का पूरा विश्व किसी युद्ध में शामिल हुआ हो। इसीलिए चूंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, तो पहला शब्द आया और दुनिया भर के देश इस युद्ध में शामिल हुए, तो विश्व युद्ध शब्द आया। यानी कि पहला विश्व युद्ध। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विश्व भर के देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल हो गए और युद्ध कर रहे थे। इसलिए इसका नाम पड़ा प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस तरह से 1914 में यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, 1914 में, जो कि 1918 के लास्ट में जाकर के समाप्त हुआ। इतने लंबे समय तक यह युद्ध चला। अब
इसमें हमको पढ़ना था पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। इस युद्ध में रूसी साम्राज्य की क्या भूमिका थी। जिस समय यह युद्ध शुरू हुआ और जिसने लंबे समय तक यह युद्ध चला, उस दौरान रूसी साम्राज्य का शासक जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय था। वहां पर जार शाही थी, जार का शासन था, जो कि पूर्णतः राजतंत्र था, मोनार्की थी। तो शुरू में इस विश्व युद्ध में रूस जब शामिल हुआ, रूसी साम्राज्य शामिल हुआ, जार निकोलस द्वितीय इस युद्ध में शामिल हुआ, तब रूसियों ने यानी कि रूसी जनता ने शुरू में इस युद्ध का समर्थन किया। इस विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में रूसी साम्राज्य के शामिल होने को समर्थन दिया। उसे सहमत हुए कि हाँ, बहुत अच्छा हुआ कि रूसी साम्राज्य इस युद्ध में शामिल हुआ है और जार निकोलस द्वितीय जो उनका राजा है वो यहां युद्ध लड़ रहा है। रूसी साम्राज्य की सेना इस युद्ध में शामिल हुई है। शुरू में उनको समर्थन मिला, लेकिन आगे चल करके ये समर्थन मिलना बंद हो गया। रूस की जनता और रूसी सैनिक इस युद्ध के खिलाफ हो गए। रूसी सैनिक इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहते थे और रूसी जनता अपने रूसी साम्राज्य को इस युद्ध में शामिल करना नहीं चाहती थी, उस युद्ध से हटना चाहती थी। अब प्रश्न उठता है कि पहले क्यों समर्थन दिया, बाद में क्यों हटना चाहा। तो पहले हम इस बात पर चर्चा करते कि शुरू में रूसियों ने इसका समर्थन क्यों किया। तो यह है कि रूसियों के दिल और दिमाग में जर्मन विरोधी भावनाएं बढ़ने लगी। जर्मनी के खिलाफ उनके दिल और दिमाग में भावनाएं बढ़ने लगी। उनको जर्मनी से नफरत हो गई। देखिए, रूस कहां है? यहां मित्र राष्ट्र में शामिल है, यहां पर जर्मनी यहां है केंद्रीय शक्तियों में। तो रूस के लोगों को नफरत थी किससे? जर्मनी से। इस रूस के लोगों को किससे नफरत थी? जर्मनी के लोगों से। उनके दिल और दिमाग में इनके खिलाफ नफरत थी, इनके प्रति एक विरोध की भावना धीरे धीरे बढ़ रही थी, प्रबल हो रही थी। और वो देखने के लिए भी मिलता है, उसका सबूत भी हमको मिलता है कि किस हद तक वे लोग जर्मनी से नफरत करते थे। रूस में एक जगह सेंट पीटर्सबर्ग, चूंकि यह एक जर्मन नाम था, रूसियों ने इस जगह का नाम बदल करके पेट्रोग्राद कर दिया, रूसी नाम रख दिया। जर्मनी नाम था, जर्मन नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, उसको बदल करके पेट्रोग्राद कर दिया, जो कि एक रूसी नाम था। इससे साबित होता है कि उनको जर्मनी से कितनी नफरत थी। जार निकोलस द्वितीय की जो महारानी थी, रूस की जो महारानी थी, जारीना, जर्मन मुल्क की थी, इसलिए इससे भी नफरत थे। क्यों नफरत थी? क्योंकि जारीना के जो सलाहकार थे वो बड़े घटिया सलाहकार थे। इसके घटिया सलाहकार थे जारीना के, और जारीना के वश में जार, इसलिए उनको इससे नफरत थी, जर्मनी से नफरत थी। चूंकि जर्मनी से उनको नफरत थी, जर्मनी के प्रति उनके दिल और दिमाग में विरोध की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही थी। इसलिए रूसियों ने, रूसी जनता ने इस युद्ध में जार का साथ दिया, इस युद्ध का समर्थन किया कि बहुत अच्छा हो रहा है, जर्मनी से लड़ो।
लेकिन ये तो बात हो गई कि क्यों समर्थन दिया। अब हम बात करते हैं कि बाद में वह जनता इस युद्ध के खिलाफ क्यों हो गई, जार के खिलाफ क्यों हो गई, अपने ही शासक अपने ही राजा के खिलाफ क्यों हो गई। इस पर अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जार ने ड्यूमा से सलाह लेना छोड़ दिया। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था 1905 की क्रांति। 1904 में क्या घटनाएं घटी, 1905 में क्या घटनाएं घटी, 1905 की क्रांति में क्या हुआ। जार जो था वो सहमत हो गया एक संविधान सभा बनाने के लिए। संविधान सभा गठित की गई, संसद का निर्माण किया गया जिसको रूसी भाषा में ड्यूमा कहते हैं। ड्यूमा के जो भी सदस्य थे वो जनता के द्वारा चुनकर आने लगे। एक चुनाव हो गया और उसके द्वारा बनाए गए नियम और कानून के अनुसार जार को शासन करना था। यानी 1905 की जो क्रांति थी रूस में वो सफल हुई थी। वहां के शासक जार को झुकना पड़ा था। लेकिन उसके साथ क्या क्या हुआ ड्यूमा के साथ, जरा इस पर भी हम देखते हैं। पहली जो ड्यूमा बनी थी, जार ने ही 75 दिन के भीतर 75 डेज के अंदर ही उसको बर्खास्त कर दिया था। मात्र 75 दिन 75 डेज के अंदर पहली ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। फिर दूसरी ड्यूमा बनी, फिर चुनाव हुए, फिर दूसरी ड्यूमा बनी। दूसरी ड्यूमा को उसने मात्र 3 महीने के भीतर बर्खास्त किया। मात्र 3 महीने के भीतर बर्खास्त किया। और जार जो था कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं था। देश के प्रति, जनता के प्रति कोई जवाबदेही लेना नहीं चाहता था। जार अपनी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं चाहता था। ड्यूमा क्या था? एक अंकुश। ड्यूमा के प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुनकर के आएंगे, जनता चुनाव करेगी और फिर वो ड्यूमा यानी कि संसद में ड्यूमा के प्रतिनिधि आपस में चर्चा करके, बहस करके रूसी साम्राज्य के लिए नियम और कानून बनाएंगे और उसी नियम और कानून के अनुसार जार को शासन करना था। यानी कि एक तरीके से ड्यूमा जार पर अंकुश लगाता था और जार को तो किसी तरह का कोई अंकुश पसंद ही नहीं था। जार ने 2 ड्यूमा तो बर्खास्त कर दिए, पहला सिर्फ 75 दिन के भीतर, दूसरा 3 महीने के भीतर, और उसने तीसरी ड्यूमा बनवा डाली, तीसरी ड्यूमा का गठन कराया। जब तीसरे ड्यूमा का गठन कराया तो उसने क्या किया, जो चुनाव होते थे, मतदान होते थे, उसके कानूनों में फेरबदल किया और उसके कानूनों में फेरबदल करने के बाद तब उसने चुनाव करवाए। नतीजा क्या हुआ कि उस चुनाव में जितने भी उदारवादी नेता थे, जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, उन सबको ड्यूमा से बाहर रख दिया गया। यानी कि चुन करके ड्यूमा में पहुंचे ही नहीं, हार गए चुनाव उदारवादी और क्रांतिकारी। चुनाव सिर्फ और सिर्फ रूढ़िवादी लोग जीते, रूढ़िवादी नेता जीते और रूढ़िवादी नेता तो जारशाही के समर्थक थे और पूरे ड्यूमा में रूढ़िवादी नेता ही भर दिए गए। और इसी तरह की ड्यूमा आगे कंटिन्यू रही, जारी रही, जिस ड्यूमा में रूढ़िवादी नेता भरे पड़े हों और रूढ़िवादी नेता जारशाही के समर्थक थे। यानी कि अब जार को अपने ऊपर अंकुश का असर कम दिखने लगा और यही चीज वहां पर चलती रही। लेकिन ऐसे भी ड्यूमा का उसने आगे चल कर के साथ छोड़ दिया। यहां युद्ध के दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो जार ने उस ड्यूमा से भी सलाह लेना छोड़ दिया जिस ड्यूमा के सदस्य रूढ़िवादी थे, जारशाही के समर्थक थे, जो कि जार पर न के बराबर अंकुश लगाते थे अपने नियम और कानूनों के द्वारा। उस
ड्यूमा से भी सलाह लेना जार ने छोड़ दिया। जार अब सलाह सिर्फ और सिर्फ अपनी महारानी जारीना और जारीना के जो घटिया सलाहकार से उनसे लेता था। और रूसी जनता को नफरत तो जारीना से थी, क्योंकि वो जर्मनी मुल्क की थी, उसके सलाहकारों से थी। उनको हमदर्दी, बेशक ये रूढ़िवादी थे, लेकिन ड्यूमा के सदस्य उनके अपने सदस्य थे, अपने रूस के सदस्य थे। और गलत चुनाव नियम के कारण ही सही, लेकिन तो जनता उनको चुन करके भेजती थी ड्यूमा में, इसलिए वो उनके प्रतिनिधि थे। तो उनके प्रतिनिधियों से सलाह लेना छोड़ दिया और जिनसे नफरत थी उनसे सलाह लेना शुरू कर दिया और युद्ध लड़ना जारी रखा। तो जाहिर सी बात है कि जनता को यह बात अच्छी नहीं लगेगी और जनता इसका विरोध करेगी। इतना ही नहीं, और क्या किया जार ने कि ज्यादातर कमेटियों और यूनियनों को अवैध घोषित कर दिया। जनता को दिलचस्पी थी ऐसी कमेटियों और यूनियनों में, उनको उसमें अपना एक उज्जवल भविष्य, चाहे अपना एक अधिकार या अपनी आजादी नजर आती थी, इसलिए उनको कहीं ना कहीं समर्थन वो देते थे। वो चाहते थे कि कमेटी और यूनियन चले, लेकिन ऐसे कमेटी और यूनियनों को जार ने अवैध घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदी लगा दी। राजनीतिक गतिविधियां लगभग बंद सी कर दी गई, उनके ऊपर रोक सी लगा दी गई कि कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। यह बात भी रूसी जनता को तनिक भी पसंद नहीं आई। इसके अलावा युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारे सैनिक मारे गए। 1914 से शुरू हुआ युद्ध 1917 आते आते करीब 70 लाख से अधिक सैनिक मारे गए। 70 लाख से अधिक सैनिक मारे गए 1917 आते आते। जार ने इस युद्ध को जीतने के लिए जबरदस्त संख्या में सैनिकों की भर्ती की थी। देश में जितने भी सेहतमंद लोग थे उन सबको सेना में भर्ती करके और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे करके सीमा पर लड़ने के लिए भेज दिया था। सेना जिस मोर्चे पर लड़ रही थी उस मोर्चे पर उसका मुकाबला जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हो रहा था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। यहां पर रूसी सेना जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों से हार रही थी और रूसी सैनिक बड़ी अधिक संख्या में मारे जा रहे थे। यह संख्या एक मायने रखती है कि 1914 से शुरू हुआ युद्ध 1917 आते 70 लाख से अधिक सैनिक मारे गए। जब इतने सैनिक मारे गए होंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग इतने ही सैनिक बुरी तरह से घायल भी होंगे। उन घायलों में से बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिंदगी भर के लिए अंग सा पंग हो गए होंगे, अपाहिज हो गए, लोथ होकर के बैठ गए होंगे। जब 70 लाख मारे गए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लाख परिवार उससे को प्रभावित हुए होंगे, कितने लाख महिलाएं विधवा हुई होंगी, कितने लाख वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग बेसहारा हो गए होंगे, कितने लाख बच्चे अनाथ हो गए होंगे, कितने लाख परिवारों की रोजी रोटी, जिंदगी का सहारा छिन गया होगा। और चूंकि ज्यादातर सेहतमंद लोगों को, लगभग सभी के सभी सेहतमंद लोगों को सेना में भर्ती करके छोटी मोटी ट्रेनिंग देकर के युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया था, तो खेती के करने के लिए तो कोई बचा नहीं था। यानी कि खेती, शुरू में ही चैप्टर के शुरुआत में मैंने बताया था कि वहां की अर्थव्यवस्था में 85% से अधिक, 85% से अधिक लोग खेती से, कृषि से संबंधित खेती करते थे। वहां पर अनाज का अत्यधिक उत्पादन होता था और रूसी साम्राज्य अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश था। आज यहां पर अनाज का उत्पादन कम हो गया।
रोटी की कीमत आसमान छूने लगे, भूखमरी आने लगी लोगों के बीच। और जब ये सैनिक वापस लौटने लगे, इस मोर्चे से पीछे हटने लगे, तो दुश्मन के जो सैनिक यानी कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया और तुर्की के जो सैनिक हैं, उनका पीछा करके उन वापस लौट रहे सैनिकों को ना मारें, इसलिए वो रास्ते में जो कुछ भी खेत खलियान जंगल मिलते थे उन सब में उन्होंने आग लगा दिया। खुद रूसी सैनिकों ने ही आग लगा दिया ताकि उनसे वो बच सके। और नतीजा, उस आग में खेत खलियान ही नहीं जले बल्कि गांव और शहर भी जले, लोगों के घर भी जले और 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए और शरणार्थियों की तरह जिंदगी जीने के लिए विवश हो गए। यह घटना घटी। इन सब की वजह से अब सेना भी युद्ध करना नहीं चाहती थी। कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होना भी नहीं चाहता था। कोई परिवार अपने परिवार के किसी सदस्य को सेना में भेजना नहीं चाहता था। युद्ध लंबा खिंच गया, जिसका अंदाजा रूस के नागरिकों को नहीं था, यानी कि उनको एक गहरे अंधकार में जार ने धकेल दिया, जार निकोलस द्वितीय ने धकेल दिया। इसलिए जनता और सैनिक सब अपने ही शासक जार निकोलस द्वितीय के इस युद्ध के फैसले के खिलाफ हो गए। इतना ही नहीं, वहां का असर उद्योगों पर भी पड़ा। पाठ की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से रूसी साम्राज्य कृषि प्रधान साम्राज्य था। 85% से अधिक लोग खेती बाड़ी ही करते थे। बहुत कम ही लोग वहां पर कारीगरी या फिर उद्योगों से जुड़े हुए थे। औद्योगिकरण बहुत कम हुआ था, बहुत कम औद्योगिकरण हुआ था। और जो भी थोड़ा बहुत औद्योगिकरण हुआ था उसमें कल कारखानों की संख्या कम थी और कारीगरों के जो वर्कशॉप थे उनकी संख्या अधिक थी और यहीं पर उत्पादन होता था। अब इन उद्योगों को और इन कारीगर वर्कशॉप को वर्कर्स, ट्रेंड और स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ऐसे लोगों को फौज में भर्ती करके लड़ने के लिए भेज दिया गया था, तो उनको वर्कर्स नहीं मिल रहे थे। एक समस्या वर्कर्स की थी। दूसरी समस्या थी कि उन वर्कशॉप को या फिर फैक्ट्रियों को, कारखानों को चलाने के लिए बहुत सारा जो कच्चा माल था वो बाहर से आयात किया जाता था। लेकिन यहां तो प्रथम विश्व युद्ध में, पहला विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया ही शामिल थे। जिन मार्गों से आयात होता था उन मार्गों पर तो विरोधियों का कब्जा था, तो आयात हो नहीं पा रहा था। आयात निर्यात सब ठप था, बंद था। तो उन कल कारखानों को या वर्कशॉप को चलाने के लिए, कारीगर वर्कशॉप चलाने के लिए ना तो उनके पास कच्चा माल था और ना ही उनके पास वर्कर्स थे। और काफी लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद उन कल कारखानों के बहुत सारे जो मशीनरीज थे, पार्ट्स थे, वो सब धीरे धीरे बेकार होने लगे। जबकि अन्य यूरोपीय देशों में उतने बेकार नहीं हुए, बेकार तो अभी उतने ही हुए, लेकिन सबसे ज्यादा बेकार यहां पर हो गए उनके पार्ट्स। और यह भी हमने बताया था पाठ के शब्द को, वहां का रेलवे का विस्तार अभी जारी था। रेलवे लाइनें भी टूटने लगी थी, रेल मार्ग भी बाधित होने लगे थे। यहां भी उद्योगों में भी उस प्रथम विश्व युद्ध का दुष्प्रभाव ही देखने के लिए मिला। तो इन सभी दुष्प्रभावों के कारण अब रूसी जनता इस युद्ध से पक चुकी थी, इस युद्ध से बाहर निकलना चाहती थी और अपने ही शासक जार निकोलस द्वितीय के वो
खिलाफ थी, युद्ध के फैसले के खिलाफ थे और सैनिक भी युद्ध में लड़ना नहीं चाहते थे। तो यहां पर अब जो दौर शुरू हुआ वही रूसी साम्राज्य जो शुरू में उस युद्ध में शामिल हुआ, अब रूसी साम्राज्य किसी भी तरीके से इस युद्ध से बाहर निकलना चाह रहा था। वहां की जनता, वहां की सेना सब चाह रहे थे कि रूस इस युद्ध से बाहर निकले, ताकि जो तबाही इस युद्ध के कारण रूस में हो रही है, जो तबाही, जो बर्बादियां रूसी जनता झेल रही है, उससे उनको निजात मिले। अब वो कैसे होगा? जाहिर सी बात है, अब जनता असंतुष्ट है, इस युद्ध से बाहर निकलना चाहती है, अपने शासक जार के खिलाफ है। जनता के अंदर अपने ही शासक के प्रति, अपने ही शासन के प्रति गुस्सा है, चीड़ है, जलन है और उसको बदलने की दिल और दिमाग में भावना उमड़ पड़ी है। तो कुछ तो होगा, यानी कि एक और क्रांति होने वाली है और वो जो क्रांति होने वाली है उसी क्रांति को इतिहास रूसी क्रांति के नाम से पुकारता है। तो जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हमारा टॉपिक होगा रूसी क्रांति। थैंक यू।